नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डअप। सो आज हम कुछ पीएचडी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस पार्ट में हम बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक डील कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 के साथ स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि कार्पोगोनिया इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन विच ऑफ द एल्गी। कौन से एल्गी में कार्पोगोनिया एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर है रोडोफाइकोफाइटा, दैट इज़ द रेड एल्गी। तो रेड एल्गी या फिर रोडोफाइकोफाइटा में कार्पोगोनिया एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह होता है। ठीक है गाइस, तो इसका फर्स्ट जो आंसर होगा दैट इज़ ए। ओके, सो रोडोफाइटा बेसिकली यूकैरियोटिक एल्गी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है। दे ऑल्सो कंटेन फाइकोबिलेंस, फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ फूड रिजर्व, बट इनके पास फ्लैजिलेट सेल्स नहीं होते। ठीक है, रेड एल्गी में इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथेरिडियम कहते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, एंथेरिडियम बोला जाता है। ठीक है, और कार्पोगोनिया जो होते हैं ये आपको फ्लास्क के शेप के दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। आपके सामने जो ये पिक्चर है ये रेड एल्गी का है और आपको यहाँ पे कार्पोस्पोर्स करके फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये कार्पोगोनियम जो होता है इट्स अ फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लास रोडोफाइकोटा या फिर रेड एल्गी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ रेड एल्गी और रोडोफाइकोटा। Moving on to the question number 77 which says एम्फीफोलिक सिफनोस्टील इज़ फाउंड इज। एम्फीफोलिक सिफनोस्टील पहले तो होता क्या, अब इससे पहले हमें सिफनोस्टील के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रोटोस्टील और सिफनोस्टील जो होते हैं दीज आर द टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो सबसे मेन स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ प्रोटोस्टील एंड सिफनोस्टील, जो वस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एंड स्टील इज़ अ कॉलम जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं एंड दोज वस्कुलर टिश्यूज़ आर सराउंडेड बाय पेरीसाइकिल और उनको सेपरेट किया जाता है ग्राउंड टिश्यू से बाय एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिफनोस्टील्स, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ इट्स ऑफ टू टाइप, एक होता है एक्टोफोलिक, एक होता है एम्फीफोलिक। तो एम्फीफोलिक में क्या होता है, एम्फीफोलिक इट हैज़ अ सेंट्रल पिथ एंड जाइलम जो होता है दैट इज़ सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड पेरीसाइकिल। मतलब जाइलम आपका बीच में दिखेगा, आपको बीच में ऐसे जाइलम दिखेगा और उसके बाहर से फ्लोएम है इनर, उसके अंदर से पहले एक इनर फ्लोएम होगा, उसके बाहर से जाइलम होगा, फिर एक आउटर फ्लोएम होगा। तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिखेगी इन द केस ऑफ एम्फीफोलिक। और ये जो एम्फीफोलिक सिफनोस्टील होते हैं ये मार्शेलिया में होता है और एडिएंटम भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी एम्फीफोलिक सिफनोस्टील इज फाउंड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मार्शेलिया है। अब एक होता है एक्टोफोलिक। एक्टोफोलिक वाले में क्या होता है कि जो सेंट्रल पिथ होती है दैट इज सराउंडेड सक्सेसिवली बाय फ्लोएम, पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होती है। और एक्टोफोलिक अगर आपसे यहाँ पे एम्फीफोलिक सिफनोस्टील की जगह एक्टोफोलिक सिफनोस्टील पूछा जाता है तो उसके दो एग्जाम्पल्स हैं। उसका एक एग्जाम्पल है ऑस्म्यूंडा और दूसरा एग्जाम्पल है इक्विसिटम। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा इन एम्फीफोलिक और एक्टोफोलिक में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट डायग्राम को देखेंगे तो इट्स ऑफ एक्टोफोलिक और राइट को अगर आप देखेंगे तो वो होता है आपका एम्फीफोलिक का डायग्राम। तो हमने एम्फीफोलिक वाले डायग्राम में क्या बोला कि हमारा जो जाइलम है वो बीच में सिचुएटेड है और एक इनर फ्लोएम है, बाहर से आउटर फ्लोएम है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय दैट इज़ फ्लोएम पेरीसाइकिल। और एक्टोफोलिक वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, सारे जो सेंट्रल पिथ है दैट इज़ सराउंडेड सक्सेसिवली, मतलब सक्सेशन आपको एक दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, फ्लोएम आ गया, जाइलम आ गया, आउटर एंडोडर्मिस आ गई, ये सारी चीज़ें एक सक्सेशन मैनर में दिखेंगी। तो वो होता है एक्टोफोलिक। और जब
सक्सेशन मैनर में नहीं दिखती है वो होता है एम्फीफोलिक। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 78, बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड। बायो फर्टिलाइजर्स में क्या आता है? बायो फर्टिलाइजर में एनोबिना, नॉस्टॉक, डीडीटी। ये कहाँ से आ गया भाई? बायो फर्टिलाइजर में डीडीटी, एनोबिना, नॉस्टॉक, ट्राइकोडर्मल स्पीशीज एंड एजोला। यस, ये हमारा बायो फर्टिलाइज़र बना सकता है। अब इसमें देखिए जो एजोला है, एजोला इज़ अ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट है और इसको हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं बिकॉज एजोला शो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? एनेबिना। तो एजोला और एनेबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये बायो फर्टिलाइज़र का पार्ट है। बट और जो ट्राइकोडर्मा होता है इट्स अ फिलामेंटस फंगस। तो नोस्टॉक, ट्राइकोडर्मा, एनेबिना, एजोला ये सारे जो हैं ये बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी टर्म वॉज कॉइंड बाय। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था वॉल्टर जी रोजन ने। और कब दिया था जी वॉल्टर जी रोजन ने ये टर्म? 1986 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन 80, द NHFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कंटेन्स। ई कोलाई में HFR स्ट्रेन, व्हाट इज HFR? HFR इज हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल होती है ई कोलाई में, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल हो गई और इसके पास अपना एक बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के साथ ना, इस क्रोमोसोम के साथ एक अपना प्लाज्मिड लगा हुआ है, एफ प्लाज्मिड। तो इस तरीके की सेल को हम HFR सेल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 80 का? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद द एफ फैक्टर इंसर्टेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, Levine investigated and found that the nucleic acid is composed of polynucleotide and each nucleotide is composed of one base, a sugar molecule and a phosphate. आपको पता है कि भाई जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में पॉलीन्यूक्लियोटाइडल स्ट्रक्चर होता है और हर एक न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक बेस होगा, शुगर होगा और एक फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये लिवीन ने इन्वेस्टिगेट किया था और किस में ये जो इन्वेस्टिगेशन थी दैट वाज परफॉर्म्ड, किसके जीनोम में परफॉर्म किया गया था? तो दैट वाज परफॉर्म्ड इन द जीनोम ऑफ ईस्ट के जीनोम में ये इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया गया था। ठीक है, आई विल शो यू अ डायग्राम जिससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है फीबस लिवीन 1919। तो फीबस लिवीन ने डिस्कवर किया था दैट ईच सब यूनिट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड वाज मेड अप ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप शुगर इस डायग्राम में देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको पेंटोस शुगर दिखाई दे रही है और पेंटोस शुगर से एसोसिएटेड फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे इसके नंबर 1 पोजीशन पे एक बेस भी जुड़ा हुआ होता है। दैट बेस कुड बी ATCG। ठीक है, तो वो बेस क्या हो सकता है? ATCG बेस हो सकता है। अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा इन द केस ऑफ DNA एंड RNA। तो ये फीबिस लिवीन ने ये बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ शुगर, अ बेस एंड अ फोस्फेट ग्रुप। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ईस्ट में, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ईस्ट होगा। Question number 82 says, which of the following is not a part of gramineous floret? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रेमिनेशियस फ्लोरेट का पार्ट नहीं है? तो ग्रेमिनेशियस, ग्रेमिनेसी फैमिली, पोएसी फैमिली आपको तो पता ही है जिसमें हमारे सारे धान वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पोएसी फैमिली में क्या ऐसा पार्ट है जो प्रेजेंट नहीं होता? तो स्क्यूटेलम इज़ अ पार्ट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रेमिनेशियस फ्लोरेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्यूटेलम। अब इसका मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पार्ट हैं हमारे पास लेमा प्रेजेंट है, हमारे पास लॉडिक्यूल प्रेजेंट है, हमारे पास पेलिया भी प्रेजेंट है। बट कहीं आपको स्क्यूटेलम दिख रहा है क्या?
तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 83 सेज डिले ऑफ सेनेसेंस, या आप जिसको रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इट्स अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिले ऑफ सेनेसेंस। कौन सा हार्मोन कॉज करता है, विच प्लांट हार्मोन कॉजेस डिले ऑफ सेनेसेंस? तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। इसी मतलब साइटोकाइनिन प्लांट को आप अगर लेमन लैंग्वेज में बोलें तो साइटोकाइनिन प्लांट को ना बूढ़ा नहीं होने देता, तभी इसे चार्मिंग या ग्लोइंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें तो IAA जो है वो ऑक्सिन का प्रिकर्सर सेल है, जो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होता है उसका प्रिकर्सर सेल है। तो और IAA इज़ ऑल्सो अ नेचुरली प्रोड्यूसिंग प्लांट हार्मोन। मतलब नेचुरल प्लांट हार्मोन अगर आपसे पूछा जाता विच इज़ अ नेचुरल प्लांट हार्मोन, तो आप बोलते इंडोल एसिटिक एसिड, एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। अगर आप जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन डेवलपमेंटल प्रोसेस में सेल प्रोलिफरेशन वगैरह में इंक्लूड होता है, और इथाइलिन को राइपनिंग हार्मोन बोला जाता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। अगर किसी को जल्दी बूढ़ा करना हो, मतलब प्लांट की बात हो रही है, तो उसमें इथाइलिन, जैसे बनाना वगैरह में इथाइलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो जल्दी पक जाएं, तो फ्रूट राइपनिंग होता है, तो इसीलिए इथाइलिन। ठीक है, तो डिले ऑफ सेनेसेंस पूछा था, इसीलिए हमने इसका आंसर बी करेक्ट किया, बिकॉज साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 84, जो बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लीचिंग नेवर रिजल्ट फ्रॉम वाटर परलोकेशन थ्रू एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर सच एज फॉलन ट्रीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लीचिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के वजह से, के परलोकेशन, वाटर परलोकेशन की वजह से ही होती है। बायोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन कैन बी कॉज्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन दोनों से कैन नॉट बी कॉज्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसा नहीं है। Metabolism of organic material is primarily not a microbial activity. No, it's a primarily activity. And D option says fragmentation is a process of pulverization or reducing into small particles. बिल्कुल सही, कि fragmentation का मतलब ही होता है कि जब हम किसी को तोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास अगर ये पूरा ब्लॉक है और इस पूरे ब्लॉक को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? नाउ moving on to the next question, that is question number 85. So the causal organism of wilt of cotton is, wilt of cotton का causal organism कौन सा है? तो इसका जो causal organism है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम विच इज़ अ फंगस, वो विल्ट ऑफ कॉटन कॉज करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। अगर आप गूगल पे डालोगे ना ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, डोसोनिया। ठीक है, डोसेनिया इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। तो डोसोनिया के अंदर सारे मॉसेज आते हैं। ठीक है, मोसेस, डोसोनिया इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसेस बेसिकली। अब इसमें से आपको ये ढूंढना है कि मॉस कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है विच इज़ फोन्टिनेलिस, इट्स अ मॉस। फोन्टिनेलिस क्या है? फोन्टिनेलिस एक मॉस है, वाटर मॉस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 86 का ए, दैट इज़ फोन्टिनेलिस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 87, जो बोलता है कि टैनिन अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिलोंग्स टू फॉलोइंग क्लास। टैनिन जो है वो कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास से बिलोंग करता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ये आपके प्लांट के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म में इंक्लूड होते हैं। तो टैनिन जो होता है वो फेनोलिक सेकेंडरी मेटाबॉलाइट की क्लास से बिलोंग करता है, तो इसीलिए 87 का जो आंसर होगा दैट वुड बी सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है हॉटस्पॉट जो टर्म था वो किसने दिया था? तो जो हॉटस्पॉट टर्म था दैट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर, और कब दिया था नॉर्मन मेयर जी ने? इट वाज गिवन इन 1988, तो 88 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। Question number 89 says
इन पॉलीटीन क्रोमोसोम बंडल ऑफ फिब्रिल एराइसिस बाय द प्रोसेस ऑफ। भाई सबसे पहले तो आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम पता होने चाहिए। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं वो जायंट क्रोमोसोम है, बड़े क्रोमोसोम, जो बेसिकली इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और क्योंकि ये इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं इसीलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इनको डिस्कवर किया था बाल्बियानी ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि पॉलीटीन क्रोमोसोम, हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम? तो आप लिखते बाल्बियानी। बाल्बियानी ने 1881 में इन्हें डिस्कवर किया था। और ये पॉलीटीन क्रोमोसोम बने कैसे? बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम जो होता है ना वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। जो हमारा डीएनए, मतलब जो उनका डीएनए वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहेगा और उसमें सेपरेशन नहीं होगा। जैसे हम उसमें, हमारे में क्या होता है भाई, एक पेरेंट होता है, उसके बाद उससे क्या कहते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं तो सेपरेशन हो जाता है। बट यहाँ पे जो डीएनए होता है इसका रिपीटेड जो है वो सेपरेशन नहीं होता, रिपीटेडली ये डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा और फाइनली ये पॉलीटीन क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को द प्रोसेस टू फॉर्म पॉलीटीन क्रोमोसोम बाय द रिपीटेड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट सेपरेशन इज नोन एज एंडोमाइटोसिस। और इस प्रोसेस को ही एंडोमाइटोसिस बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89 इज बी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि CDK और साइक्लिन, CDK2 एंड साइक्लिन E फंक्शन इन फेज ट्रांजिशन। कौन से फेज का पार्ट है CDK और साइक्लिन्स? तो ये CDK और साइक्लिन्स किसका? ये सेल प्रोलिफरेशन के लिए आपको चाहिए। CDK साइक्लिन्स क्यों चाहिए? एक सेल डिवीज़न की एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जब जाएंगे तो प्रोलिफरेशन के लिए आपको CDK साइक्लिन्स की नीड होती है। तो ये CDK2 और साइक्लिन E पार्ट होता है G1 से S ट्रांजिशन का। मतलब जब आप G1 से S की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको CDK2 और साइक्लिन E की ज़रूरत है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेल डिवीज़न की स्टेट्स हैं। M माइटोटिक फेज, G1, S एंड G2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप G1 की बात करते हैं तो G1 में आपके पास CDK4/6 एंड साइक्लिन D होता है। ठीक है, CDK4/6 साइक्लिन D G1 में। जब G1 से S में जा रहे हैं, जो कि हमसे पूछा गया था कि G1 से S ट्रांजिशन में कौन सा साइक्लिन CDK है, तो साइक्लिन E CDK2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है S में, ठीक है, S में आपका क्या है? S में आपके पास होता है CDK2 एंड साइक्लिन A। जब आप S से G2 में जा रहे हैं तो आपके पास है CDK1 एंड साइक्लिन A। और M में अगेन आपके पास CDK1 और साइक्लिन B है। तो ये पूरा डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का हम यहाँ पे ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप ये इमेज देखें, ये जो हमने फॉन्टिनेलिस की बात करी थी विच इज़ ऑफ वाटर मॉस, तो ये उसकी इमेज है फॉन्टिनेलिस की, कितनी खूबसूरत सी। ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 91 जो बोलता है कि लार्कस्पर का बॉटनिकल नेम क्या है? व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ लार्कस्पर? तो लार्कस्पर का बॉटनिकल नेम है डेल्फिनियम। ठीक है, सो द बॉटनिकल नेम ऑफ लार्कस्पर इज डेल्फिनियम। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि GA इंड्यूस्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे दैट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज जीन इन सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर में जो एल्यूरोन लेयर होती है उसमें अल्फा अमाइलेज जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्फा अमाइलेज जीन होता है और GA जिब्रेलिक एसिड जो है वो इंड्यूस करता है इसकी सिग्नलिंग को। और ये किस मैनर में इंड्यूस करता है? तो वो साइक्लिन इंडिपेंडेंट मैनर में इंड्यूस करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट मैनर में नहीं करता। इसीलिए 92 का आंसर जो होगा वो होगा बी, विच इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट, नॉट साइक्लिन, इट्स कैल्शियम। तो कैल्शियम इंडिपेंडेंट मैनर में GA इंड्यूस करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को। ओके, 92 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नाउ मूविंग ऑन टू 93 क्वेश्चन। द टर्म की स्टोन स्पीशीज़, पहले तो की स्टोन स्पीशीज़ आपको पता होनी चाहिए। की स्टोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर बाकी सारी स्पीशीज़ डिपेंड करती हैं।
ठीक है। जैसे अगर मैं एक आर्क की बात करूँ, यहाँ पे हम एक आर्क बना देते हैं। अब इस आर्क के इस वाली ईंट को अगर आप कंसिडर करें, क्या ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते? तो ये की स्टोन स्पीशीज़ हो गया कि बाकी सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब की स्टोन स्पीशीज़ का जो टर्म है वो किसने प्रपोज किया था? वो करा था रॉबर्ट पेन ने प्रपोज। बट यहाँ पे तो आप कहेंगे रॉबर्ट पेन नाम का कोई प्राणी दिख ही नहीं रहा है। तो रॉबर्ट पेन ने इसको प्रपोज किया था। और कब किया था भाई? 1960s में किया था। बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में नहीं गिवन है तो मुझे लग रहा है इन्होंने रॉन्ग आंसर या तो टाइप कर दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे रॉबर्ट पेन है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 क्वेश्चन कहता है हेलोटिज्म इज टर्म्ड फॉर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। हेलोटिज्म क्या है? हेलोटिज्म जो है वो लाइकन को बोला जाता है। और लाइकन में कौन आता है भाई? एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन आता है। तो हेलोटिज्म जो है वो लाइकन के लिए बोला गया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 सेज इंटरनली अनडिफरेंशिएटेड थैलस इज फाउंड इन। इंटरनली अनडिफरेंशिएटेड थैलस को किस में डिस्कवर किया जाता है? तो वो उसका आंसर है पेलिया में डिस्कवर किया जाता है, क्योंकि मार्केंशिया, रिक्शिया और प्लेगियोकेज्मा ये सब एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। पेलिया का अलग ऑर्डर है। ठीक है, तो इंटरनली अनडिफरेंशिएटेड थैलस पेलिया में मिलता है। तो 95 का ऑप्शन है बी। मूविंग ऑन टू अनदर question, which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase in a PCR reaction? भाई Taq polymerase है कौन? Taq polymerase थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम है जो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। और ये PCR के कौन से रिएक्शन में? ये एक्सटेंशन स्टेप में हेल्प करता है। तो एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। तो बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है कि एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, अर्थ समिट एट रायो दे जेनेरियो वॉज रिलेटेड टू। अर्थ समिट जो रायो दे जेनेरियो में हुआ था किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन से, इसीलिए 97 का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 सेज द क्रोमोसोमल प्रोटीन हिस्टोन्स आर रिच इन। हिस्टोन्स में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? भाई हिस्टोन में सबसे ज़्यादा जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो है लाइसिन और आर्जिनिन। एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 99 बाद में डील करते हैं, पहले 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन से फैमिली में देखा गया था? वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबिएसी फैमिली में देखा गया था। ठीक है, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस में देखा गया है? फेबिएसी फैमिली, जिसको आप पेप्लिनियोसी फैमिली भी बोलते हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हो, जिसमें दाल वगैरह आती है। तो वो 100 का आंसर बन गया डी कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबिएसी में है। अब 99th क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड हैज़ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस में होता है? कौन सी फॉर्म ऑफ डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है? तो जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है। विद डायग्राम आप देख, तो ये देखिए यहाँ पे एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स दिखाई दे रहा है और एक लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स दिखाई दे रहा है। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस। और हमसे पूछा गया था लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स किस में होता है? तो वो होता है आपका जेड डीएनए में। ठीक है, तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने पीएचडी के आज हमने सारे क्वेश्चंस के साथ डील कर लिया है ऑफ द ईयर 2020। आगे भी अगर आपको वीडियोज़ ऐसी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।